तुर्की ने रूस के पड़ोसी फिनलैंड को उसका अधूरा वादा याद दिलाकर फिर जता दिया कि जब तक तुर्की की शर्त पूरी नहीं होगी वो फिनलैंड को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देगा। इसी हफ्ते फिनलैंड के रक्षा मंत्री तुर्की के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुर्की के विदेश मंत्री ने माहौल गरमा दिया और कहा कि फिनलैंड ने तुर्की पर लगाया आर्म्स एम्बार्गो नहीं हटाया। यानी वो शर्त जिसे पूरा करने की गारंटी देने पर ही तुर्की ने फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाने पर हामी भरी थी। फिनलैंड और स्वीडन ने मई में नेटो का सदस्य बनने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन तुर्की उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड तुर्की में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह दिए बैठे हैं। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। अब चक्कर यह है कि किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है। इसलिए तुर्की को मनाने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने उसकी दोनों शिकायतें दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि फिनलैंड ने उन्हें ऐसी जानकारी नहीं दी है कि तुर्की से आर्म्स एम्बार्गो हटा लिया गया। मतलब तुर्की ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आरबीआई के इस कदम के बाद लोगों के लोन की ईएमआई बढ़ सकती है, जिसका मतलब यह कि कार, होम और पर्सनल लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो सकते हैं। यानी लोगों को बैंक से लोन लेने के बाद ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ सकती है। आरबीआई के इस फैसले के बाद रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 6.25% हो गया। आरबीआई ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट बढ़ाया है। उधर इंडोनेशिया के बैंडुंग के एक थाने के बाहर हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की कई टीमें पहुंच गईं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक आदमी थाने के सामने आया और उसने खुद को बम से उड़ा लिया, जिसके बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। इधर इंग्लैंड के ल्यूटन शहर में किंग चार्ल्स पर अंडे फेंके गए। यह घटना उस वक्त हुई जब वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद वहां की पुलिस ने किंग चार्ल्स पर अंडे फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ हफ्ते पहले भी किंग चार्ल्स के साथ ऐसी ही घटना हुई थी, जब वो अपनी पत्नी के साथ यॉर्कशायर के दौरे पर थे और वहां कई नेता उनके स्वागत में खड़े थे। इस बीच खबर है कि यूक्रेन ने रूस से निपटने के लिए अपने इकलौते एयर डिफेंस सिस्टम S-125 को तैनात कर दिया। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसने अमेरिका के स्टेल्थ विमान को भी मिट्टी में मिला दिया था। यानी ऐसे फाइटर जेट जो अदृश्य थे उन्हें भी इसने सटीक निशाना लगाकर ढेर कर दिया था। S-125 एयर डिफेंस सिस्टम असल में सोवियत दौर के एक डिफेंस सिस्टम का आधुनिक वर्जन है, जो यूक्रेन को पोलैंड ने मुहैया कराया है और उसे यह तोहफा ऐसे वक्त पर मिला जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यूक्रेन लंबे वक्त से जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मुहैया कराने की गुहार लगा रहा था, लेकिन पोलैंड से मिला S-125 डिफेंस सिस्टम उसकी इस परेशानी को हल कर सकता है, क्योंकि जमीन से आसमान में मार करने वाला यह डिफेंस सिस्टम 25 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकता है। वहीं पोलैंड ने सोवियत दौर के इस मिसाइल सिस्टम की ताकत बढ़ाकर इसे और घातक बना दिया है, जो दुश्मन के फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को निशाना बनाकर ढेर कर सकता है। वहीं इसकी पकड़ से स्टेल्थ तकनीक से बने विमान भी नहीं बच पाते। उधर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार फिलीपींस की जमीन पर जापान के लड़ाकू विमान उतरे। चीन और रूस को अपना दमखम दिखाने के लिए इन दोनों देशों के वायुसेना फिलीपींस में मिलिट्री ड्रिल कर रही है, जिसके तहत जापान के 2 F-15 फाइटर जेट फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस पर उतरे। जापान के इन लड़ाकू विमानों के अलावा उसके हवा में ईंधन भरने वाले एक विमान ने भी फिलीपींस की जमीन पर लैंडिंग की, जहां पहले से ही जापान के 60 जवान मौजूद रहे। जापान और फिलीपींस की वायु सेनाओं के बीच मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत 27 नवंबर से हुई, जो कि 11 दिसंबर को जाके खत्म हो गई। दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय पर जारी है जब दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता तेजी से बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि चीन रूस के साथ मिलकर वहां लगातार अपने फाइटर जेट और बॉम्बर भेज रहा है। ऐसे में यह कदम उठाकर जापान और फिलीपींस ने चीन और रूस को दिखा दिया कि उनकी ताकत वो कम ना आके, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो वो उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। जबकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने करीब 3 साल तक फिलीपींस पर अपना कब्जा रखा था। तब जापान की वायुसेना ने फिलीपींस के एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सैनिकों पर आत्मघाती हमले के लिए किया था।